गुड स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आज से नया चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। यह टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। यह आपका समतल है, यह इसका अपारदर्शक भाग है। ठीक है। प्रकाश किरण का आपतित होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं हम। यह प्रकाश किरण आपतित हुआ, यह उसी माध्यम में परावर्तित हुआ। तो इस आपतित होने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और इस परावर्तित होने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके मध्य से यदि हम एक अभिलंब खींचे R, तो इस आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। I जो होता है यह है आपका आपतन कोण और R जो है परावर्तन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका इंसिडेंस के कारण से I से शो करते हैं, इसे हम R से शो करते हैं। ठीक है। यह परावर्तन का नियम है। प्रकाश का माध्यम किसी समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं दर्पण और उसके प्रकार। यहाँ पर हम मुख्यतः गोली दर्पण को देखेंगे और उसमें भी हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे। ठीक है। दर्पण और उसके ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण को काटकर ही हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है। यदि गोली दर्पण का हम अंदर वाला भाग को अपारदर्शी बना देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ओके। और यह उत्तल दर्पण का जो केंद्र होता है, इस जो गोले के भाग से जो मिलकर बना होता है, ठीक है, तो इस गोले का केंद्र होगा। तो इस उत्तल दर्पण जिस गोले भाग से बना होता है उसका केंद्र ही इस दर्पण का हम केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी त्रिज्या को ही हम दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस दर्पण का बात करूं, यदि मैं इसका नाम लेता हूं एम एन, इस दर्पण के मध्य बिंदु यदि ये P है, तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके। वैसे ही इस दर्पण ये गोली दर्पण का इस बाहर वाले भाग को यदि मैं अपारदर्शी कर दूं, ठीक है, यदि हम कोई लेप लगा दें, तो ये जो दर्पण का जो है इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है और उसका केंद्र को हम इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से हम शो करते हैं। यह हमारा है वक्रता केंद्र। इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता
त्रिज्या, इसका नाम भी यदि मैं एम एन दूं तो इसका मध्य का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं ध्रुव। और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम गोलीय दर्पण का अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यह है हमारा मुख्य अक्ष। वैसे ही ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ओके, ठीक है। एक टॉपिक है हमारा है फोकस दूरी। यह है आपका फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस आपका यदि इस प्रकार का दर्पण है, ये आपका अक्ष है, ये कोई भी वस्तु यहाँ पास आपका रखा है, ठीक है, ए और बी। जो फोकस दूरी के लिए क्या होता है आपका, यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात यह जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, गुजरता है, उसे हम कहते हैं, उसका फोकस कहते हैं। ठीक है। अलग अलग स्थिति में अगर टॉपिक हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस। आपका दर्पण है, यह है अवतल दर्पण। तो दर्पण चाहे अवतल है चाहे उत्तल रहे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित हो, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अभिलंब के जिस बिंदु पर काटता है या जिस बिंदु से होकर गुजरता है, उसे ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। इस दर्पण के लिए हम उत्तल दर्पण के लिए लिख सकते हैं, यह मुख्य अक्ष है P। कोई रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से गुजरता हुआ प्रतीत हो, तो उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यह हमारा इस प्रकार चले जाएगा और यह हमारा यह गुजरता हुआ प्रतीत होता है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। वैसे ही एक और टर्म आता है फोकस समतल। ठीक है। फोकस समतल, वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया आपका फोकस है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण एम एन। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम फोकस समतल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? फोकस समतल। मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरने वाला काल्पनिक तल को हम कहते हैं फोकस
समतल कहते हैं। ठीक है, अब हम गोली दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसके कुछ हम नियम पढ़ेंगे। पहला है यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, या इसके लिए हम कह सकते हैं दर्पण का ध्रुव है, ये है दर्पण का फोकस, ये है दर्पण का केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगा, इसलिए हमें प्रतीत होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रवर्तन पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। ओके, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है, ये आपका दर्पण है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। यदि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होता है तो परावर्तन पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चले जाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, इसके लिए हम खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरे, ठीक है, तो प्रॉब्लम के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगा। कोई किरण फोकस होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चले जाता है, या मुख्य अक्ष के समांतर जाता हुआ हमको प्रतीत होता है। तीसरा है यदि कोई किरण, यह है आपका वक्रता केंद्र, यह है फोकस। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, सेम इधर यदि कोई किरण इस केंद्र से होकर गुजरे या आपतित हो तो प्रवर्तन के पश्चात वह इस केंद्र से होकर ही प्रवर्तित होता है। ठीक है, केंद्र से होकर आपतित होने वाली किरण प्रवर्तन के पश्चात केंद्र से ही गुजरकर चले जाते हैं। सेम या उत्तल दर्पण का लिए ये केंद्र है, ठीक है, तो कोई किरण इस प्रकार यदि आपतित हो तो प्रवर्तन के पश्चात वह इसी मार्ग से वापस गुजर जाएगा। ओके, मुख्यतः वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली किरण प्रवर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। और चौथा, यदि कोई किरण इस ध्रुव के होकर गुजरे तो यह प्रवर्तन के नियम का पालन करती है और यह प्रवर्तन के पश्चात इसी मार्ग से गुजर जाएगा, या इसके लिए
मुख्य अक्ष से होकर कोई किरण गुजरे तो परावर्तन के पश्चात इसी अक्ष से वापस परावर्तित हो जाएगा, या इस प्रकार हम इसे आगे जाकर प्रतीक करेंगे।